Hello everyone. Let us begin class of 29th July. Uh, as you can see, the first article is related to major earthquake that has struck Japan. Yesterday, a powerful earthquake with a magnitude of 7.1 struck Japan, and it reached the highest intensity of 7 on Japan Shido scale for shaking. Uh, it has caused considerable damage, and as per the reports, over 100 people got injured during the quake. And जैसे कि हमें पता है कि जो जापान है, ये इसमें यहाँ पे काफी अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, और जो जापानीज गवर्नमेंट है, इन्होंने इनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह से बिल्डअप किया है वहां पे कि जो बिल्डिंग्स हैं वो 8 और 9 तक का जो अर्थक्वेक है उसको इजीली जो है वो लोग सह लेती हैं, मतलब टॉलरेट कर लेती हैं। डैमेज कम से कम होता है, कैजुअलिटीज काफी कम होती हैं। और क्या कारण है कि जो जापान है यहाँ पे इतने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं? तो इसका जो मेन रीजन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द जापान्स लोकेशन। जापान इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, and this area is known for its high frequency of earthquakes and volcanic activity, because ये जो रीजन है यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट होता है। और इफ वी टॉक अबाउट शिंदो स्केल, this is a seismic intensity scale that is used in Japan to measure the shaking intensity of earthquakes at different locations. तो ये वहाँ का एक इन्होंने अपना डेवलप किया है। और तो जो ये रीजन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं कि सबसे प्रोन जो होता है अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटीज के लिए कौन सा रीजन है ये। और ये जैसा कि हमें पता है कि जो इवोल्यूशन हुआ, तो एक लैंड, जो पूरा लैंड था वो एक बिग लैंड मास था, और वो ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉन्टिनेंट्स बने। और उसके बाद ये जो रीजन आता है, ये माना जाता है कि यहाँ पे अभी भी जो एक्टिविटी है वो काफी तेजी से होती रहती है। इसकी वजह से ऐसे भी जो भी रीजन्स हैं वो काफी प्रोन होते हैं। तो यहाँ पे ये आया है। और यहाँ पे काशिमा एक है वहाँ पे प्लेस, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि काफी जो है वो लोग अभी भी जो है वो फायर वगैरह में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड है इनसाइड, तो उनको जो है वो निकालने का काम गवर्नमेंट कर रही है। तो अब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में कि जापान में अर्थक्वेक आया, बट इसका जो पॉइंट है, इसका जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो कीवर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे मैग्नीट्यूड स्केल का, रिचर्ड स्केल की बात कर लें, जैसे पीसेस में जो छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एसएससी के या अदर, तो उनमें कि ये रिचर्ड स्केल जो है वो किस का मैग्नीट्यूड को जो है वो मेजर करने के लिए होता है, या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ लोकेटेड है, या है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स से रिलेटेड कि यहाँ पे क्यों एक्टिविटी जो है वो सिस्मिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सब ज्योग्राफी के लिए मतलब इम्पोर्टेंट रहता है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो इनसे जो है वो रिलेटेड आते हैं। तो ये आप इसको मतलब ध्यान रखिएगा। और चैनल पे आप हमसे से ज्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैगजीन्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है जहां से यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द पीडीएफ एंड study it. It is very important magazine for your examination purpose. It will help you to easily solve your questions in your examination. और कल, जैसे कि कल 28 जुलाई था, तो 28 जुलाई को वी ऑब्जर्व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के 8 years हो गए हैं since the launch of National Viral Hepatitis Control Program. It was launched in 2018. तो ये है। और एक एम्बिशियस गोल है हमारा, टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट अक्रॉस इंडिया बाय द ईयर 2030। इस टॉपिक पे हमने कल भी डिटेल में डिस्कशन किया था अपनी क्लास में। और हेपेटाइटिस की जो स्ट्रेन है, जो हेपेटाइटिस बी का डोज है,
इसको जो वैक्सीनेशन है ये भी 92% कवर कर लिया है कंट्री। और वैक्सीनेशन से जो है वो एक इजी हो जाता है, इस डिजीज से जो है वो लड़ने में इफेक्टिव होता है ये। और जो हमारा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके थ्रू over 21 crore people across the country have undergone viral screening for viral hepatitis. More than 6 lakh patients have provided treatment, and it has established a infrastructure of 1153 treatment centers nationwide to support public health initiatives. Or viral hepatitis, it refers to the inflammation of liver caused by one of 5 distinct hepatitis viruses। जैसे इस ये क्वेश्चन आ सकता है कि हेपेटाइटिस वायरस कितने टाइप्स के हैं, जैसे A B C D E। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है, it is hepatitis B and C। They are more severe and they transmitted through blood, sexual contact, and from mother to child, and it they can lead to chronic infections, cirrhosis, liver failure and liver cancer। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब कि इसका ट्रांसमिशन टाइप क्या है ये भी पूछा जा सकता है। एंड ग्लोबल एफर्ट जो है वो लगाए जा रहे हैं टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस एज ए पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030, एंड इट इज अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3। तो ये अगर जैसे पूछ दे कि एसडीजी से के कौन से गोल से ये रिलेटेड है, तो ये 3.3 से रिलेटेड है, विच टारगेट्स एंडिंग द एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया and neglected tropical disease, and combating hepatitis, waterborne diseases and other communicable diseases। तो यूपीएससी में क्या से करते हैं कि वो गोल से जो जो रिलेटेड चीजें हैं, जो जैसे जो डिजीज के नाम आपको बताया गया है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में, इनको ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज जो है वो इस टारगेट के अंदर हैं। तो इस तरह से अगर आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को देखिए तो काफी आपका रिलेवेंट पोर्शन कवर भी हो जाता है, चीजों का रिवीजन भी हो जाता है। तो मैं जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि पढ़ने कोई भी आर्टिकल आप पढ़िए, उसको रिलेट करिए कि कैसे क्वेश्चन जो है वो उससे बनाए जा सकते हैं, और क्लास में आपको ये बताया जाता है कि हाँ इस तरह से आपको चीजों को एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर हम बात करें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, इट इज द एपेक्स गवर्नमेंटल बॉडी इन इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ पॉलिसी, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का बात हो गया 28 जुलाई, टू spread awareness of viral hepatitis group of infection, या हमारा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके जो टारगेट्स हैं, टारगेट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हेल्थ, SDG 3। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। सिमिलरली हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये दोनों जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि दे आर द मोस्ट डेडलिएस्ट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। The next article is related to Delhi's Lakshmi Yojana. Delhi government has announced additional eligibility criteria for its Delhi Lakshmi Yojana। ये एक स्कीम है, इसके थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट is providing assistance of 2500 monthly assistance to women, and it said that women with more than 3 living children will not be eligible for this scheme। The government aimed to release the first installment of this assistance to approximately 1.7 million eligible women on Raksha Bandhan, which is scheduled for 28th of August। तो जैसे कि अब आपने देखा स्कीम जैसे दिल्ली लक्ष्मी योजना और अदर जो स्टेट्स हैं, वहां पे भी जो फीमेल ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, ये सारी स्कीम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो माझी लाडली बहन योजना, इस स्कीम के थ्रू जो है वो 1500 का मंथली जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। एमपी में है लाडली बहना योजना। तो ये जो स्कीम्स हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। स्टेट्स के नाम और स्कीम्स के नाम इनको आप पूछे जा सकते हैं, तो ये आप इसको जरूर से याद रखिएगा। Then, as we know that parliament session is going on, monsoon session, and government has provided information related to Lakpati Didi initiative,
which is a key component of Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission. It is a centrally sponsored scheme which is implemented by a ministry in collaboration with states and union territories. Its primary aim or goal is to enhance the livelihood of poor rural households across India and to facilitate social and financial inclusion by organizing self help groups. As per the current data, Deen Dayal Antyodaya Yojana NRLM has successfully mobilized 10.08 crore rural households into approximately 92 lakh self-help groups nationwide. And within this vast network, over 3.46 crore SSG member has been recognized and enabled as Lakpati Didis. Lakpati Didi initiative, it aimed to empower women from self-help groups to achieve a minimum annual income of rupees 1 lakh on a सस्टेनेबल बेसिस। तो मतलब ऐसी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएं हैं जो वर्क कर रही हैं उनका एनुअल जो इनकम है वो सस्टेनेबली मतलब लगातार 1 लाख तक का होना चाहिए, तो उनको लखपति दीदी जो है इसमें कहा जाता है। और ये एक गोल है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वुमेन की वो बेहतर हो। और ये काफी क्रूशल है जो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि मध्य प्रदेश में काफी प्रोग्रेस हुआ है और यहाँ पे 23,65,520 SHG मेंबर्स हैं जिन्हें की लखपति दीज जो है वो कहा गया है। और यहाँ की छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है इसने काफी कंट्रीब्यूशन किया है और यहाँ के करीब 46,000 SHG मेंबर्स जो हैं वो लखपति दीदी बन गए हैं। तो ये जो डेटा है जो स्कीम्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी लेटेस्ट डेटा भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में अभी जैसा हमें पता है कि जी जो प्रोटेस्ट हुआ है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और इसमें पुलिस ने जो है वो लाठी चार्ज किया और उसकी वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको सीवियर इंजरीज हुई हैं। तो वहां पे केस जो है वो किया है सीजीपी के तरफ से, प्रोटेस्ट और मतलब कहा गया था जनता मंतर पे, फिर उन्होंने उसको वापस ले लिया। बट 20 जुलाई को जो पुलिस है उसने काफी हार्शली जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो है वो किया था। उससे रिलेटेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो भी है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विलिंग है टू फॉर्म अ हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम to conduct a thorough, fair, and independent inquiry into all allegations of police excesses during recent student protests in Delhi and several states। बहुत सारे स्टेट से ये भी न्यूज आ रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर AK-47 का यूज किया गया है। और इसके अलावा आफ्टर प्रोटेस्ट जो पुलिस है वो कोर्सिव एक्शन ले रही है अगेंस्ट द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि इन्होंने रिस्ट्रेन किया है पुलिस को कि आप ऐसे एक्शन मत लीजिए। और ऐसा अगर अंटिल तो इसमें जैसे कि अगर कोई पीसफुल असेंबली और फ्री स्पीच जो है ये 19(1)(a) और 19(1)(b) में है और लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि फर्दर इसमें क्या इंक्वायरी सेटअप होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन इस पूरा जो ये जो पूरा इशू है इसमें राइट टू फ्रीडम की जो बात है, राइट टू असेंबली है, इससे रिलेट करके भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन के लिए पूछे जाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा ये। Then on July 25, 2026, Rashtrapati Draupadi Murmu marked her fourth anniversary in office and she laid foundation stone for several important initiatives at Rashtrapati Bhavan। 4 साल हो गए हैं इनका का एज ए राष्ट्रपति। एंड शी लॉन्च्ड एन e-audio guide for visitors to Rashtrapati Bhavan, which will be available in Hindi, English, and 14 other Indian languages. And it also include a sign language module. Uh, Further initiatives include the inauguration of Bachpan, that is Childhood Bal Parisar within the President's estate. This complex comprises Kilkari, that is a dedicated play zone for children, and Samarth Anganwadi cum Palna, designed to provide a safe and nurturing environment for their growth and development.
Similarly, Rahi, that is Rashtrapati Bhavan Access and Heritage Interconnected Initiative, it was launched. It is a fare free electric bus service aimed at promoting green and inclusive mobility for the staff and residents of the president's estate. जैसे राही है, ये सब जैसे ये पता होना चाहिए. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें अगर हम, तो शी assumed office as the 15th president ऑफ इंडिया. तो ये 15 प्रेसिडेंट है. कभी कभी ये भी पूछते हैं कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पेशली जो हमारे पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें. तो इन्होंने ये अपना ऑफिस जुलाई 25 2022 को जो है वो एज्यूम किया था. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इकोनॉमी and infrastructure. India has significantly advanced its position in the global shipping industry, and it became world's second largest supplier of seafarers. The nation now contribute over 311,000 maritime professionals. This figure places it behind only the Philippines, and the report is by BIMCO-ICS Seafarer Workshop Report 2026. India's share of the global seafaring workforce stands at 12.16%. तो ये भी एक काफी achievement है. There has been a substantial increase in its ranking. India in 2015 it was ranked as fifth largest supplier, and over the past decade the share of the global seafaring workforce has more than doubled, grown from 5.2% to 12.16%. तो ये एक काफी इसमें भी गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली वर्क कर रही है. हमारा एक मिशन है, मिशन 20 इनिशिएटिव. दिस प्रोग्राम एम टू फर्दर एलिवेट India's contribution to the global seafaring workforce to 20%. तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये डेटा रिपोर्ट दोनों. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया नेपाल. इंडिया और नेपाल के बीच में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ फर्स्ट एवर डायरेक्ट कॉमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन, और ये एक न्यू एरा है इन रेल बेस्ड क्रॉस बॉर्डर कार्गो मूवमेंट बिटवीन द टू नेशंस. Indian Railway Ministry has confirmed that the train consisting of 40 wagon laden with canola completed its journey in accordance with the updated India-Nepal Rail Transit Protocol. And if we talk about the two countries, India and Nepal, they share extensive economic and trade ties, with India being Nepal's largest trading partner. Historically, much of Nepal's international trade, particularly with third countries, has routed through Indian ports like Kolkata and Haldia. The previous rail transit arrangement would involve transshipment border points like Ragzaul in India and Birganj in Nepal. तो यहाँ से जो गुड्स हैं इनको जो है वो अनलोडिंग किया जाता था इंडिया मेगान से, फिर नेपाल में रीलोडिंग की जाती थी. और इंडिया नेपाल रेल ट्रांजिट एग्रीमेंट ये इफेक्ट में है सिंस 2004, एंड इट्स पीरियोडिक रिवीजन एम्स टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, कि दोनों कंट्रीज के बीच में हेल्दी रिलेशन रहे, फ्रेंडली रिलेशन रहे, और जो फ्रेट हैं, जो गुड्स हैं, इनका जो है वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट रहे. और इंडिया का एम है कि जो अब हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एक प्रॉपर फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करना, आगे बढ़ाना, हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके थ्रू. और इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है, जो कि काफी क्रूशियल है. इकोनॉमी जो नेपाल की इकोनॉमी है उनके लिए भी, क्योंकि बिकॉज ये हेविली डिपेंडेंट है ऑन फैसिलिटीज थ्रू इंडिया फॉर इट्स एक्सेस टू द सी एंड ग्लोबल मार्केट्स. Then next article is related to Indian government has approved a proposal from RBI to introduce polymer bank notes in denominations of 10 and 20 rupees. तो काफी टाइम से इस पे ये एक बात हो रही है कि नए नोट आएंगे 10 और 20 रुपीस के. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूवल किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है फॉर फाइनेंस, इन्होंने अनाउंस किया लोकसभा में इन रिटर्न रिप्लाई. और इन्होंने कहा कि जो आरबीआई है ये फील्ड ट्रायल्स जो है वो उसने स्टार्ट कर दिया है फॉर 1 बिलियन पीसेस ऑफ ईच ऑफ 10 and 20 rupees पॉलीमर बैंक नोट्स, with regular issuance dependent on the successful completion of these trials.
और ये जो पॉलीमर बैंक नोट्स हैं, दीज आर इंटेंडेड to be issued alongside the existing paper substrate based bank notes। तो मतलब अभी जो करंट प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंग पूरा जो पेपर करेंसी है उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। थोड़े थोड़े अमाउंट में पॉलीमर सबस्ट्रेट बेस्ड बैंक नोट जो है वो आएंगे और सब दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। माना जा रहा है कि जो पॉलीमर बैंक नोट्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो काफी डेकेड से जो है वो इफेक्ट में है। और ये अ, बनते हैं टिपिकली पॉलीप्रोपाइलीन से, जो कि जानी जाती है अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए। इसका काउंटर फेटिंग नहीं हो पाती है और लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है कंपेयर टू पेपर नोट। तो इसको माना जाता है कि ये बेहतर क्वालिटी ऑफ नोट्स जो है वो रहते हैं। पॉलीमर बैंक नोट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दे हैव बीन इन सर्कुलेशन इन डिफरेंट कंट्रीज विद ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस देम वाइडली इन 1988। एंड ये जो इनका एडॉप्शन हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये इनके काफी सारे एडवांटेजेस रहते हैं ओवर जो ट्रेडिशनल पेपर करेंसी है। फर्स्ट इज देयर ड्यूरेबिलिटी इज सिग्निफिकेंटली हायर। Second, they are resistant to water, dirt, tearing, and general wear and tear, leading to a longer average lifespan. Secondly, they offer enhanced security features as these materials allow for the integration of advanced anti-counterfeiting measures that are difficult to replicate। मतलब ऐसे इनके जो है वो जाली नोट या नकली नोट नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफी टाइम से इस पे बात हो रही थी कि गवर्नमेंट अब न्यू नोट्स जो है वो सीरीज अपनी इंट्रोड्यूस की होगी और इसके बारे में लोकसभा में पार्लियामेंट में कल जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। Next article is related to Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for Fisheries Development. Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India has been implemented Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana since the financial year 2021. The scheme aims for the comprehensive development of the fisheries and aquaculture sector across the nation. The government has informed in Lok Sabha that this scheme has significantly contributed to increasing fish production, boosting fisheries export, and generating livelihood. Fish production escalated from 141.64 lakh ton in 2019-20 to a record 197.7 lakh tons in 2024 and 25. So this data is important. This scheme has also led a substantial increase in fisheries export, which has rising from rupees 46,663 crores in 2019-20 to 73,890 crores in 25-26। और ये जैसे कि कौन से डिपार्टमेंट इसको चला रहा है, इसका जो डेटा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिशरीज सेक्टर काफी एक वाइटल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है फॉर मिलियंस एंड इट कंट्रीब्यूट टू इंडियन इकोनॉमी एंड फूड सिक्योरिटी। एंड दिस स्कीम is addressing the challenges related to sustainable practices, modernizing the value chain, enhancing productivity and all those issues। तो ये important रहेगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। Next information is related to operational national waterways in India. Abhi, there are 32 operational national waterways and with a navigable length of 5,155 kilometers throughout the country. National waterways important हमेशा से रहे हैं, पूछा भी गया है। और it is managed by Inland Waterways Authority of India, which was established in 1986. The National Waterways Act 2016 consolidated 111 previously declared waterways through operationalization has been gradual and key operational national waterways it include ये मतलब ये पूछा गया है कि कौन से waterways कहाँ से कहाँ का है। तो जैसे कि NW1 है जो कि गंगा भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम है। ब्रह्मपुत्र जो है ये 2 है, नेशनल वे 2। वेस्ट कोस्ट कैनाल नेशनल वे वाटरवे 3 है। और एफर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं कि कैसे जो नेविगेबिलिटी है उसको और इनहेंस किया जाए, टर्मिनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाए, फेयरवेज को जो है वो मेंटेनेंस किया जाए, ताकि जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है ये जो इनलैंड वाटरवेज है ये एक
मेजर रोल प्ले कर रहे हैं फ्रेट के ट्रांसपोर्ट में। और ये जो मेजर इनिशिएटिव हैं, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट और सागरमाला, इनको जो है वो आगे लेके जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि बेहतर तरीके से जो फ्रेट है उनका ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये है वाटरवेज, और मतलब ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और चूंकि इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कितने ऑपरेशनल हैं, तो छोटे क्वेश्चंस में इस तरह से ये पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो वाटरवेज हैं डिफरेंट, उनका जो स्ट्रेच है, जैसे NW1, NW2, NW3, या और इसके बारे में पूछा जाता है। Then the next news is related to World Nature Conservation Day. World Nature Conservation Day is observed globally on July 28th every year. This day serves to raise awareness regarding the critical need to protect nature and conserve natural resources. International Union for Conservation of Nature formally declared July 28th as World Nature Conservation Day in 1997. इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करना है, ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना जो कि एक लॉन्ग टर्म वेल बीइंग और हेल्दी प्लैनेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको और आगे लेके जाए। Then today is the 29th July, and on 29th July we celebrate International Tigers Day, which highlights the global importance of tiger conservation. India is home to world's largest tiger population. It accounts for nearly 70% of all wild tigers globally. Uh, India declared the Royal Bengal tiger as the national animal in 1972, and in the same year, Project Tiger was launched. And the Project Tiger was launched in 1973, which created tiger reserves and restrict protection measures. As of 2026, India has 53 tiger reserves, which cover over 75,000 of square kilometers. And the country's tiger population, it has increased from 1400 to over 3600 in 2022, which was the last tiger census. तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड चीजें भी कई बार पूछी गई हैं, प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछा गया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। या टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है। Next article is related to Hubble maps Andromeda's star formation history. Astronomers have utilized data from Hubble Space Telescope to generate the most detailed map to date of star formation within the Andromeda galaxy over the past 500 million years. Andromeda galaxy, it significantly larger than our Milky Way galaxy. It is 2.5 times wider, and there is a 50% probability that these two galaxies will collide within the next 10 billion years. तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे बिहार पीसीएस में, जेपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और यूपीएससी में भी आते हैं। और ये जो एनालिसिस इन्होंने किया है, तो इन्होंने कहा है कि देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन एंड्रोमेडा स्टार फॉर्मेशन रेट। मतलब एंड्रोमेडा में जो स्टार फॉर्मेशन हो रहा है उसके रेट में काफी कमी आई है जो लास्ट ईयर्स में, ओवर द लास्ट 40 million years. And the current star formation is concentrated within the galaxy's ring structure, where the rate of formation is decreasing more significantly. A dead zone it has identified near M32, that is a small satellite galaxy of Andromeda. Or the research team interprets these findings to indicate that this galaxy is currently entering its middle age, moving from a phase of vibrant active star formation towards a more quiescent state akin to retirement. तो ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसको M31 कहा जाता है। इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 million light years away from Earth. It is the largest member of the local group of galaxies, which also include Milky Way. और माना जाता है कि आगे आने वाले टाइम में, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, ये जो गैलेक्सीज हैं ये इनका जो है वो कोलिजन हो जाएगा। और हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड इट वाज लॉन्च इन 1930।
It is very important in observational astronomy. It provides crucial data on the age, expansion rate and evolution of the universe. तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी, ये एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा भी जा सकता है ये। देन स्पोर्ट्स में इंडिया का मेडल विन जो है वो हो रहा है, और इन्होंने काफी सक्सेस अचीव किया। Mm, Dharmila Dhankar, she secured a gold medal in women's shot put F57 event, and she made history as India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para athletics. इसके अलावा सर्वेश अनिल खुशारे, इनको सिल्वर मेडल मिला मेंस हाई जंप इवेंट में। वलूरी अजय बाबू claimed a silver in men's 79-kilogram weightlifting. And Shilpa K. Shaila, she contributed a bronze medal in the women's shot put F57 event. तो जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो प्लेयर्स के नेम्स हैं, जो उनके एसोसिएटेड गेम्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब पूछा जाएगा। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और आप चैनल पे हमसे से ज्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।